मेरा नाम सुशांत है। कभी कभी हम ऐसे लोगों की बातों पर यकीन कर लेते हैं जो हमारी जिंदगी में जहर घोलने का काम करते हैं। इस दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता पति पत्नी का होता है। ये रिश्ता जितना खूबसूरत होता है उतना ही कमजोर भी होता है, और देखा जाए तो एक यही रिश्ता बहुत मजबूत भी होता है उन पति पत्नी के लिए जो दूसरों की बातों में ना आकर अपने घर को खराब ना करे, और जो कपल अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहने के बजाय दूसरों की उल्टी सीधी बातों पर यकीन करते हैं, वह अपने इस खूबसूरत से रिश्ते को कमजोर कर देते हैं। मैं भी आज आपके पति पत्नी के भरोसे से रिलेटेड एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आज मेरी शादी होने जा रही थी और मैं बहुत खुश था, क्योंकि जिस लड़की के साथ मेरी शादी होनी थी वह मेरी मोहब्बत थी और मैंने उसके साथ अपनी जिंदगी के सुहाने सपने देखे थे। मेरे सर पर सहारा बन चुका था। बारात निकलने में सिर्फ कुछ देर का ही समय रह गया था। आज मैं इतना खुश था और इतना खूबसूरत लग रहा था कि मुझे डर लग रहा था कहीं मेरी खुशियों को नजर ना लग जाए। और फिर ऐसा ही हुआ था। जितनी खुशी मुझे दूल्हा बनकर हो रही थी उतना ही मुझे बाद में अफसोस भी होने लगा था, क्योंकि मेरे पापा ने अपने बेटे की शादी की खुशी में बहुत सारे भिखारी को बुलाया हुआ था, जिनका वह स्पेशली अपने बेटे की शादी में दान दे सके। घर में सारे भिखारी लाइन से खड़े हुए थे। जब एक भी कार्य ने मेरे पापा से कहा कि मुझे आपके बेटे से कुछ जरूरी बात करनी है, उसे भी कार्य की बात सुनकर मेरे पापा चौंक गए थे, क्योंकि लगभग ये 10 भिखारी थे और सभी अलग अलग जगह से आए थे। हम लोग तो इनमें से किसी को भी नहीं जानते थे। आखिर यह भिखारी मुझे क्या बात करना चाहता था। मेरे पापा ने जब इसे इस बारे में पूछा तो वह कहने लगा कि आज जो बाद में आपके बेटे से करने जा रहा हूँ वह मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर आप मुझे 2 मिनट के लिए अपने बेटे के कमरे में जाने की परमिशन दे तो उसकी आने वाली जिंदगी संभल सकती है। मेरे पापा इस भिखारी की बात सुनकर घबरा गए थे और उन्होंने उसे मेरे कमरे में अंदर आने की परमिशन दे दी थी, जबकि मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ खुद को देख रहा था और खुश हो रहा था कि मैं दूल्हा बनकर कितना अच्छा लग रहा हूँ। जैसे ही मैं पीछे पलट कर देखा तो मेरे पीछे एक भिखारी खड़ा हुआ था, जिसके चेहरे पर दाढ़ी मूंछ थी। वह फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। वह मेरे पास आकर खड़ा हो गया और मुझे गौर गौर से देखने लगा। मैंने कहा, तुम अंदर कैसे आए? क्या तुम्हें बाहर दान नहीं मिला? रुको, मैं तुम्हें अभी पैसे देता हूँ। मैं उसे पैसे देने के लिए जैसे ही अपनी जेब में हाथ डाला तो उसने मेरा जेब में डालता हुआ हाथ अचानक पकड़ लिया और कहने लगा कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने कहा, हाँ बताओ, तुम्हें मुझसे क्या जरूरी बात करनी है? उसने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, जबकि मेरा मन कर रहा था कि मैं इसी समय इस भिखारी का गला दबा दूं, क्योंकि उसने मेरे बारे में कुछ गलत नहीं कहा था, बल्कि मेरी होने वाली पत्नी के बारे में मुझे एक ऐसी बात बताई थी जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे और मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं कीर्ति से बहुत प्यार करता था। उसकी और मेरी मुलाकात मेरे एक दोस्त की शादी में हुई थी। जब वह मेरे दोस्त नज़र भर कर देख रहा था, वह बहुत शरीफ परिवार की थी, क्योंकि जब मेरे दोस्त के बराबर में ढेर सारे लड़की आकर खड़े हो गए और उसकी पत्नी के साथ खूब हंसी मजाक करने लगे तो वह वहां से उठकर चली गई थी, जबकि बाकी सारी लड़कियां वहां बैठी हुई लगातार मेरे दोस्तों के साथ बातचीत कर रही थी और खूब हंसकर बातें कर रही थी। मुझे उसकी यह अदा बहुत पसंद आई थी, क्योंकि मुझे शुरू से ही साफ कैरेक्टर की लड़कियां बहुत पसंद थी, जबकि मैं खुद भी ऐसा ही था। किसी की बहन बेटी पर नजर नहीं डालता था। मुझे लड़कियों का लड़कों के साथ हंसी मजाक करना और दोस्ती करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ऐसी लड़की के साथ शादी करूंगा। मैं घर आने के बाद फौरन ही अपनी मम्मी और बहन को इस लड़की के बारे में बता दिया था। हैरानी तो मुझे उसे समय हुई थी जब मैं उसे लड़की को अगले दिन अपने ही घर पर मौजूद देखा। वह मेरी बहन की दोस्त निकली। उसके साथ मेरी बहन की दोस्ती अभी नई नई हुई थी और वह पढ़ाई के सिलसिले में मेरी बहन के पास आई थी। और यह बात भी बहुत अच्छी थी कि वह अकेली नहीं बल्कि अपनी माँ को हमारे घर लेकर आई थी। उसकी माँ मेरी मम्मी को बता रही थी कि हम बहुत शरीफ लोग हैं। मेरी बेटी को आपकी बेटी से पढ़ाई के सिलसिले में कुछ काम था, इसलिए वह अकेली यहाँ नहीं आए, जबकि मुझे साथ लेकर
आए है मेरी बहन अपने दोस्त के लिए किचन में चाय बना रही थी जब मैं उसे जाकर बताया कि कल मैं तुम लोगों को इस लड़की के बारे में ही बता रहा था। ये बात सुनकर तो मेरी बहन तो खुशी से उछल पड़ी थी और कहने लगी कि भैया, ये लड़की तो बहुत अच्छी है, कितनी सुंदर है, देखने में उतनी ही कैरेक्टर की साफ है, क्योंकि कॉलेज में इसकी दोस्ती सिर्फ उन्हीं लड़कियों से है जो इज्जतदार परिवारों की। इसने अभी अभी हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया है। मैंने इससे कहा हुआ है कि अगर तुम्हें पढ़ाई में कुछ समझ नहीं आए, ये किसी चीज़ की हेल्प चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। इसे अपने नोट्स कंप्लीट करने थे इसलिए यह मेरे पास आई है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मम्मी को बताओ और वह जल्दी ही इसकी माँ से मेरे रिश्ते की बात करे। आज तो इस बारे में बात नहीं हो सकी थी क्योंकि मम्मी ने कहा था कि पहली बार वह लोग हमारे घर पर आए हैं, मैं पहले ही बार में उनसे ही बात नहीं कर सकती। घर आए मेहमानों से एकदम ये बात नहीं की जाती, अच्छा नहीं होता, किसी को हमारी बात बुरी भी लग सकती है। मम्मी की बात सुनकर मैं अपनी थोड़ी बेचैनी काम की थी क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रहा था। मम्मी ने इस बारे में पापा से भी बात की तो पापा को भी मेरी पसंद से कोई इतराज नहीं था। हमारे घर के बराबर में हमारे पड़ोसी अग्रवाल अंकल की फैमिली रहती थी। उनके 3 बेटे और 2 बेटियां थी। 2 बेटी और 1 बेटे की शादी हो चुकी थी, एक बेटा और एक बेटी कुंवारे थे। मेरी मम्मी को उनकी बेटी टीना बहुत पसंद थी और वह हमारे घर पर आती जाती भी बहुत थी। वह मेरी बहन से शुरू से ही दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करती थी, मगर न जाने क्यों मेरी बहन उसे ज़्यादा मुंह नहीं लगती थी। जब मम्मी के सामने मेरी बहन रहती थी कि मैं टीना को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ, तो मेरी बहन इस बात पर मम्मी से बहस करने लग जाती थी और कहती थी कि मुझे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं इसको अपनी भाभी नहीं बनना चाहती। मुझे भी 3 में कुछ इंटरेस्ट नहीं था, मुझे तो करती पसंद आ गई थी और अब मैं कुछ भी करके उससे शादी करने वाला था। मैंने अपनी मम्मी से कहा था कि आप जल्द से जल्द उसके घर जाकर रिश्ते की बात करके आओ, इसलिए कुछ दिनों के बाद मेरे मम्मी पापा कीर्ति के घर चले गए थे और मेरे लिए उसका हाथ मांग लिया था। कीर्ति के घर वालों को भी इस रिश्ते से कोई इतराज नहीं था और इस तरह जब हम दोनों का रिश्ता फिक्स हो गया तो मैं कीर्ति से बातचीत करना शुरू कर दी थी। करती मुझसे बात करने में बहुत शर्मा रही थी और मेरी इस काम में मेरी बहन ने बहुत मदद की थी। मेरे घर वालों ने मेरी और कीर्ति के एंगेजमेंट करने का फैसला कर लिया था और हम दोनों की एंगेजमेंट के लिए एक छोटा सा फंक्शन रखा गया था जिसमें हमारे कुछ रिश्तेदार, आज पड़ोसी और मेरे कुछ दोस्त वगैरह आने वाले थे। मेरी मम्मी ने हमारे आस पड़ोसियों को भी मेरे एंगेजमेंट में इनवाइट किया था और इस तरह मेरी कीर्ति के साथ एंगेजमेंट हो गई थी। मैं बहुत कुछ था कि जैसा मैं चाहता था वैसा ही हो गया। एंगेजमेंट के कुछ दिनों बाद शादी के डेट में फिक्स हो गई थी। वैसे तो करती अभी पढ़ना चाहती थी, उसके घर वाले इतनी जल्दी शादी करने के लिए तैयार नहीं थे, मगर मैंने कहा था कि हमारे घर आने के बाद कीर्ति को अपनी पढ़ाई नहीं रोकनी पड़ेगी, मैं उसके आगे की पढ़ाई पूरी करवाऊंगी। यह बात करती और उसके परिवार वालों को बहुत पसंद आई थी, इसलिए शादी की डेट एंगेजमेंट के 2 महीने बाद की तय हो गई थी। अब मेरी और कीर्ति की बात फ़ोन पर हुआ करती थी। वैसे तो वह मुझे फ़ोन पर बात करने में बहुत शर्म आती थी, लेकिन जब मैं उससे कहता था कि अब हम दोनों की शादी होने वाली है, हम दोनों एक पवित्र बंधन में बनने जा रहे हैं, तो फिर तुम्हें मुझसे शर्माने की क्या ज़रूरत है। मेरी बातों पर वह थोड़ी तसल्ली मांड हुआ करती थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे और फिर धीरे धीरे देखते ही देखते हम दोनों की शादी का समय भी आ गया था। 3 जो की शादी से पहले हर दिन हमारे घर पर आती थी। अब जैसे जैसे मेरी शादी का समय करीब आ रहा था, उसने हमारे घर आना जाना बंद कर दिया था। मेरी मम्मी बार बार उसके बारे में पूछती थी क्योंकि मेरी मम्मी उसे बहुत पसंद करती थी। वह मेरी मम्मी को इम्प्रेस करने के लिए उनके सारे काम किया करती थी, जबकि मेरी बहन को उसका हमारे घर में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। 3 वैसे तो मुझे भी बात करने की कोशिश करती थी, मगर मैं शुरू से ही लड़कियों से दोस्ती नहीं करता था, इसलिए मैं उसे दूर दूर रहता था। और फिर फाइनली मेरी शादी का टाइम भी आ गया था। मेरी शादी से मेरे घरवाले बहुत खुश थे।
कीर्ति के घर बारात ले जाने में सिर्फ आधा घंटा रह गया था। मैं दूल्हा बनकर शीशे में खुद को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरा जो कमरा भी खाली पड़ा हुआ है, कुछ समय के बाद इसमें मेरी पत्नी आकर इस घर को और कमरे को रोशन कर देगी। मैं पीछे पलट कर देखा तो भिखारी खड़ा हुआ था। मैं उसे पैसे देने के लिए अपनी जेब से निकल रहा था तो वह कहने लगा कि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने कहा बताओ क्या बात करनी है, तो वह कहने लगा कि मैं भी बहुत जल्दी में हूँ, मैं तुम्हारा कीमती समय बर्बाद नहीं करूँगा। मैं उसकी बात सुनकर शॉक रह गया था। मैंने गौर से उसे देखा तो वह बड़े ही अजीब से गंदे से होली में मेरे सामने खड़ा हुआ था। वह मुझे एक अजीब से अंदाज में कहने लगा कि तुम यह शादी मत करो वरना तुम बहुत पछताओगे। मैं अचानक उसे घूर कर देखा। मैंने कहा तुम यहाँ मुझे ज्ञान देने के लिए आए हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, थोड़े पैसों में अगर तुम्हारा भला नहीं होता तो मैं तुम्हें और ज्यादा पैसे दे देता हूँ, मगर मेरे सामने बकवास करने की जरूरत नहीं है। वह कहने लगा मैं ये बात तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ और तुम उल्टा मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हो। मुझे इसकी बात पर गुस्सा आया था मगर मैं अपने आप पर कंट्रोल किया। मैंने उससे कहा कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या तुम जानते हो कि मेरी होने वाली पत्नी कौन है? वह कहने लगा कि हाँ, मैं अच्छी तरह से उसे लड़की को जानता हूँ। दरअसल वह लड़की कैरेक्टर की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आता तो तुम मुझसे शादी करके देख लो। मैं तो तुम्हारी भलाई चाहता हूँ कि शादी करने से पहले ही तुम्हारी आंखें खुल जाए, ऐसा ना हो कि बाद में देर हो जाए और तुम्हें पछतावा करना पड़े। मैं जानता हूँ कि बाद में तुम्हें बहुत पछतावा होने वाला है, बाद में तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। उसकी इतनी बड़ी बात सुनकर मेरा मुंह खुला रह गया था। अभी मैं संभाल भी नहीं पाया था कि वह कहने लगा कि शादी के बाद जब तुम अपनी पत्नी की हरकतें देखोगे तो तुम समझ जाओगे कि मैं तुमसे बिल्कुल सही कहा था। अभी वह मुझसे बातें कर ही रहा था कि अचानक मेरे पापा कमरे के अंदर आ गए और कहने लगे कि बेटा शुभ मुहूर्त निकाला जा रहा है, जल्दी चलो। वह भी कार्य मेरे कमरे से निकल गया। मैं लगातार उसको देखे जा रहा था जब मेरे पापा कहने लगे मैं जानता था कि यह तुमसे मोटी रकम वसूल करने के लिए आया होगा। बस इन लोगों को तो पता चल जाए कि कौन दूल्हा है तो उसे ज्यादा पैसे लेने के लिए ये लोग कहते हैं कि हमें दूल्हे से जरूरी बात करनी है। तुमने इसीलिए भिखारी को ज्यादा पैसे तो नहीं दिए हैं ना? मैंने पापा की बात पर कहा कि जी, उसने मुझसे ज्यादा पैसे नहीं मांगे जितने मैंने उसे दिए, उसने खामोशी से रख लिए। पापा कहने लगे कैसे, तुमसे कोई बात कही है? मैंने कहा कि नहीं, बस मुझे दुआएं दे रहा था। पापा कहने लगी कि चलो ये तो अच्छी बात है, अब हमें बारात लेकर निकलना होगा। और फिर बारात लेकर निकल चुके थे। मेरे दिमाग में बार बार उसे भिखारी की बात घूम रही थी, मगर फिर मैं अपने दिमाग से इस बात को झड़कने की कोशिश की और फिर शादी हॉल पहुंचने के बाद सारी रस्में पूरी हो गई थी और कीर्ति विदा होकर हमारे साथ मेरे घर आ गई थी और फिर उसे दुल्हन बनाकर मेरे कमरे में भेज दिया गया था। मैं उसे मिलने के लिए बेकरार हो रहा था। मैं जैसे ही कमरे के अंदर गया तो अपनी पत्नी को देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। वह दुल्हन का लाल जोड़ा पहनकर बिस्तर पर बैठी हुई थी और बहुत सुंदर लग रही थी, मगर उसकी आंखें देखकर मैं अचानक घबरा गया था क्योंकि उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी। मैं बिस्तर पर उसके करीब जाकर बैठ गया था। जब मैं उसका हाथ अपने हाथ में लिया तो वह झटके से पीछे हो गई और बहुत घबराने लगी थी। मैंने कहा तुम्हें क्या हुआ है? मेरी बात सुनकर वह रोने लगी। मैं उसे चुप करवाने के लिए उसके करीब गया और उसको छूने की कोशिश करने लगा तो अचानक वह सहने लगी और थोड़ी देर के बाद वह बेहोश हो गई थी। मैं उसे इस तरह देखकर घबरा गया था। मैं जल्दी से अपनी मम्मी को आवाज लगी तो वह घबरा कर मेरे कमरे में आए और उन्होंने जब कीर्ति को बेहोश देखा तो कहने लगी कि तुमने इसके साथ ऐसा भी क्या कर दिया जो ये बेहोश हो गई? मैंने मम्मी से कहा मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अब मैं उनको क्या बताता कि हम दोनों के बीच तो अभी तक कोई बात भी नहीं हुई थी। बात शुरू होने से पहले ही करती बेहोश हो गई थी। मेरी मम्मी ने कहा कि इसे आज की रात इसी तरह से सोने दो, सुबह जब ये होश में आती है तो देखते हैं कि तबीयत कैसी है। इसी तरह सारी रात कीर्ति बेहोश रही
थी और मेरा दिमाग बार बार इस भिखारी की तरफ जा रहा था। मैं यही सोच रहा था कि करती मुझसे पीछे हट रही थी और फिर मेरे करीब होने पर वह बेहोश हो गई। आखिर क्या बात है? मुझे एकदम करती पर गुस्सा आने लगा था। फिर मैं बेसब्री से सुबह होने का इंतजार कर रहा था ताकि मैं कीर्ति से बात कर सकूं। मैं कीर्ति से पूछा कि तुम्हें रात क्या हो गया था? परसों ही तो हमारी बात हुई थी, तुम बिल्कुल ठीक थी और कल तो तुमने मुझसे कोई बात भी नहीं की। मेरा इतना ही कहना था कि उसके चेहरे का रंग पीला पड़ने लगा था और वह मुझसे डरने लगी। न जाने वह ऐसी हरकतें क्यों कर रही थी। उसने मुझे अभी भी कोई बात नहीं की थी। थोड़ी देर के बाद मेरे दोस्त आ गए थे और मैं उनके साथ बातचीत करने में बिजी हो गया था। जैसे ही मैं कमरे के अंदर गया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी वहां पर मौजूद नहीं थी। मैं कमरे के चारों तरफ देखा था और फिर जब कमरे से बाहर आया तो अपनी बहन से पूछने लगा कि करती कहाँ है। तो वह कहने लगी कि भैया करती तो आपके पीछे पीछे छत पर गई है। मैं चौंकते हुए कहा कि मेरे पीछे पीछे? तो वह कहने लगी वह भी तो मुझे बात कर गई है कि आप छत पर हो और आपने उसे छत पर बुलाया है। मैं दिल में सोचने लगा कि मैं तो छत पर नहीं गया बल्कि मैं तो बाहर अपने दोस्तों से बातचीत कर रहा था। मैं छत की सीढ़ियां तक ही पहुंचा था कि मेरी पत्नी अचानक नीचे उतरकर आने लगी। मैंने कहा तुम छत पर क्या कर रही थी? वह मेरे सवाल पर घबरा गई और कहने लगी कि घर में मुझे गर्मी लग रही थी इसलिए छत पर हवा खाने के लिए गई थी। यह कहकर वह फौरन ही अपने कमरे के अंदर आ गई। मेरा दिमाग तो घूम कर रह गया था। उसने मेरी बहन से कुछ और कहा था और वह मुझे कुछ और कह रही थी। मैं सोने लगा था कि जिनको बायो की वजह से मैं कीर्ति को पसंद किया था वह खूबियां तो अब उसके अंदर से खत्म होती जा रही थी। अब मैं ये सोच सोच कर पागल हो रहा था कि कीर्ति भला ऐसा कैसे कर सकती है। मेरा तो सोच सोच कर खून खोलने लगा था। आखिर उसकी ऐसी भी क्या मजबूरी है? क्यों वह मुझसे दूर जा रही है? शादी की पहली रात भी उसने पूरी तरह से खराब कर दी थी। एक दिन तो मम्मी ने भी मुझसे कहा था कि तुमने कीर्ति के साथ शादी क्यों की है? जब तुम मुझसे दूर जा रहे हो तो मैं तुम दोनों को देखती हूँ, दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी हैप्पी कपल्स की तरह नहीं रहते। वह तुम्हारी पत्नी है और तुम उसे अपनी पसंद से यहाँ लेकर आए हो तो फिर उसकी कदर क्यों नहीं करते? अब मैं मम्मी को क्या बताता कि मैं उससे दूर नहीं भाग रहा बल्कि वह मुझसे दूर भाग रही है। मम्मी कहने लगी तो वह बहुत सीधी सादी लड़की है। मैं उसे तुम्हारे बारे में कुछ पूछता हूँ तो वह मुझे कुछ बताती ही नहीं है, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ। बताओ शादी के बाद से तुम दोनों एक दूसरे से अलग अलग क्यों रहते हो? मैं इस बारे में मम्मी को कुछ भी नहीं बताया था। अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कीर्ति से साफ साफ बात करूंगा और उससे पूछूंगा कि मुझे बताओ, मैं जब भी तुम्हारे करीब जाने की कोशिश करता हूं तो तुम मुझसे दूर हो जाती हो, क्योंकि ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका था। लेकिन इस दौरान मैं देख रहा था कि हमारे घर पर 3 बहुता रही थी। उसने मेरी पत्नी से दोस्ती कर ली थी और वह हमेशा मेरी पत्नी के साथ रहती थी, जबकि मेरी बहन कीर्ति से टीना की दोस्ती को मना किया करती थी, मगर कीर्ति उसकी बात को मानते ही नहीं थी। कीर्ति और टीना दोनों ही बिहेवियर की बहुत अलग अलग लड़कियां थी, मगर फिर भी करती के 3 के साथ बढ़ती हुई दोस्ती मेरे लिए हैरानी खड़ी कर रही थी, क्योंकि शुरू से ही करती ऐसी लड़की थी जो ज्यादा ऐसी लड़कियों को अपने दोस्त नहीं बनती थी। जो लड़कियां घूमने ज्यादा करती है या फिर दूसरों के घरों में ज्यादा रहती है, 3 तो ऐसी ही लड़की थी। उसको लड़कों के साथ दोस्ती करना बहुत अच्छा लगता था और दूसरों के घरों में आना जाना तो उसको बहुत ही पसंद था। अब मैं जब भी अपने घर में आता था और अपनी पत्नी के पास जाने की कोशिश करता तो 3 मेरी रुकावट बन रही थी, क्योंकि वह मेरी पत्नी के पास बैठी हुई होती थी और मेरी पत्नी थी कि बस हमेशा देरी रहती थी, हमेशा अपने मोबाइल पर उसका ध्यान रहता था। मैं कभी उसका मोबाइल छूने की कोशिश भी करता तो वह फौरन मोबाइल को मेरे पास से हटा लिया कर दी थी। न जाने उसके मोबाइल के अंदर ऐसा किया था 1-2 बार तो मैंने उसे किसी से फोन पर बात भी करते हुए सुना था। जैसे ही मैं ये जानने की कोशिश करता कि वह किस बात कर रही है तो वह सावधान हो जाती थी। अभी भी 3 मुझसे दोस्ती करना चाहती थी और अब मुझे ना जाने क्यों 3 बहुत अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि वह मेरे सामने मेरे फेवरेट कलर के कपड़े पहनकर आई थी और उसके चेहरे पर खूब मेकअप
होता था, जबकि मेरी पत्नी तो उसके सामने एक मामूली सी लड़की लगती थी जो घर के नॉर्मल से कपड़ों में होती थी। तीन मुझे अकेले देखकर मुझे इधर उधर की बातें करना शुरू कर देती थी और अब मुझे इसकी बातें बहुत पसंद आई थी। कई दिनों से तरह से गुजर गए थे, मेरी पत्नी का अभी भी वही हाल था। वह मुझे अपने करीब नहीं जाने देती थी और ना ही मेरा कोई ख्याल रखती थी, बस अपनी ही दुनिया में मगन रहती थी। पता नहीं उसका कैरेक्टर कैसा था, क्योंकि अगर उसका कैरेक्टर अच्छा होता तो अपने पति को खुश करने की कोशिश जरूर करती। जो पत्नी अपने पति से दूर भागती है और ऐसी हरकतें करती है जिससे उसके पति के दिल में शक पैदा हो जाए, तो ऐसी औरत जरूर कैरेक्टर की खराब होती है। मुझे उसे भिखारी की बात पर यकीन आ गया था। एक दिन तो बातों बातों में मुझे तीन कहने लगी कि आखिर तुम्हें कीर्ति के अंदर ऐसा भी क्या नजर आया था जो मुझ में नहीं है। तुम मेरे साथ शादी कर लेते तो मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखती, मगर तुम तो कीर्ति के दीवाने हो गए थे। मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ और अगर तुम मुझे एक्सेप्ट करना चाहो तो मैं तुम्हारी जिंदगी में आने के लिए तैयार हूँ। करती तो तुम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी में तीन की बात सुनकर अचानक मुझे एक जोरदार झटका लगा था। वह बिल्कुल ठीक कह रही थी। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैं कीर्ति से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। जिस लड़की को मेरी कदर नहीं है उसके साथ शादी करके मुझे पछतावा हो रहा था। ये बाद में अपने घर में किसी से भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वह सबके सामने बहुत सीधी बनकर रहती थी। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी। फिर मुझे उसे भिखारी की याद आई जिसने मुझे कीर्ति के बारे में बताया था। जब उसे इतना पता था कि कीर्ति कैरेक्टरलेस है तो फिर उसे इतना भी जरूर पता होगा कि वह मेरे साथ यह सब क्यों कर रही है। आखिर वह किसी दूसरे इंसान के कांटेक्ट में है जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा कर रही है। उसे भिखारी ने जरूर करती के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात अच्छी होगी जिसकी वजह से वह मुझे शादी वाले दिन इतनी बड़ी बात कर गया था। मुझे कुछ भी करके उसे भिखारी को ढूंढना था। मैंने अपने एक दो दोस्तों से उसे भिखारी का हुलिया बात कर उनसे पूछना चाहा था, क्योंकि वह मेरी पत्नी के बारे में जानता था और करती तो कभी भी मुझे अपने मुंह से अपने काले कारनामों के बारे में नहीं बताएगी। एक दिन शाम के समय मैं अपने ऑफिस से घर आया तो मैं अपने घर के दरवाजे के पास एक आदमी को खड़े हुए देखा था जिसने अपने आप को एक चादर में लपेटा हुआ था। उसका चेहरा छुपा हुआ था। मैं जब उसे चोरों की तरह अपने घर के आसपास घूमते हुए देखा तो मैं चौंक उठा था। मैंने अपनी बाइक को घर की साइड पर लगा दिया और मैंने उसे आदमी के पास आकर उसे आवाज देकर रोका, मगर वह नहीं रुक, बल्कि मैं जल्दी से उसके पास गया और मैं जैसे ही उसकी तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि वह इंसान कोई और नहीं बल्कि वही भी कार्य था जिसने शादी वाले दिन मुझे मेरी पत्नी के बारे में खबरदार किया था। इस समय मेरे घर के अंदर जाकर क्या देख रहा था, मैंने इस भिखारी को रोकने की बहुत कोशिश की थी मगर वह वहां से भागने में कामयाब हो गया था। मैंने काफी दूर तक उसका पीछा किया था मगर वह मेरे हाथ नहीं आया था। वह आखिर मेरे घर के दरवाजे पर क्या कर रहा था। मैं जैसे ही घर के अंदर गया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी के साथ कमरे में तीन भी बैठी हुई थी। जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो वह मेरे हाथ में चादर देखकर बुरी तरह से चौंक गई थी, क्योंकि जब मैं उसे भिखारी को रोकने की कोशिश की थी तब उसकी चादर मेरे हाथ में आ गई थी और वह खुद भाग निकला था। न जाने क्यों टीना की चेहरे पर एक अजीब सा डर साफ नजर आ रहा था। महारानी से उसको देख रहा था। मुझे आइडिया हो गया था कि तीन इस चादर को जरूर पहचानती है। तीन इतने में ही मेरे कमरे से उठकर जा चुकी थी। मैंने गुस्से से कीर्ति की तरफ देखा और न जाने कितने दिनों तक मैं कीर्ति से कोई बात नहीं की थी, मगर मैं नोटिस कर रहा था कि कभी करती चोरी चुपके किसी से फोन पर बात कर रही होती थी तो कभी मोबाइल छत पर ले जाती थी तो कभी ऐसा होता था कि वह मेरे बिना ही अपने मायके चली जाया करती थी और आधी रात के समय भी वह बिस्तर से गायब होती। न जाने वही सब कुछ ऐसा क्यों कर रही थी। मैं समझ गया था कि मेरी पत्नी का किसी के साथ अफेयर जरूर चल रहा है, तभी तो वह मुझे दूरी बनाकर ये सब कुछ कर रही है। लेकिन इस दौरान मैंने भी तीन से दोस्ती बढ़नी शुरू कर दी थी। यह सब देखकर कीर्ति को जलन महसूस होती थी। मैंने सोच लिया था कि तीन वैसे भी मुझे प्रपोज कर चुकी है, अगर करती कुछ दिन और
ये सब कुछ करती रही तो मैं उसे छोड़ दूंगा और टीना को एक्सेप्ट कर लूंगा, क्योंकि कीर्ति से ज्यादा मेरी फिक्र टीन करती थी। आधी रात के समय जब मैं सो रहा था तो अचानक कीर्ति के मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी। उसे दिन में गहरी नींद में सो रहा था, इसलिए कीर्ति के मोबाइल पर इतनी रात को आने वाली कॉल से फौरन ही मेरी आंख खुल गई थी। मैंने चुपके से कीर्ति की तरफ देखा जो धीमे धीमे कदमों से अपना मोबाइल उठाकर कमरे से बाहर जा रही थी। मैं उसे देख रहा था, फिर जब वह कमरे से बाहर निकल गई तो धीरे धीरे मैं उसका पीछा करने लगा। मैंने देखा कि आज भी वह छत पर जा रही है और उसने छत पर जाकर किसी से मोबाइल पर बात करना शुरू कर दी। मैंने सीढ़ियों से खड़े होकर उसकी बातें सुनी। वह किसी से कह रही थी कि तुम प्लीज ऐसा कुछ मत करो जिसकी वजह से मेरा पति मुझे घर से निकलने पर मजबूर हो जाए। तुम रहते हो तो मैं तुमसे कल मिलने के लिए आ जाऊंगी, बताओ कहाँ आना है। फिर वह बोली, अच्छा ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए कल पुराने वाले पार्क की तरफ आ जाऊंगी, मगर अब तो मुझे फ़ोन करना बंद करो प्लीज़, मुझे तंग करना छोड़ दो। मेरी पत्नी ने फ़ोन बंद कर दिया था। मैं जल्दी से दौड़कर अपने कमरे में आकर लेट गया था और सारी रात यही सोचता रहा था कि मेरी पत्नी मेरे साथ बेवफाई कर रही है। वह किसी अनजान मर्द से मिलने के लिए जाना चाहती है। इसी टेंशन की वजह से मुझे नींद नहीं आई थी और मैंने ठान लिया था कि मैं कल अपनी पत्नी का पीछा करके उसे रंगे हाथ पकड़ लूंगा। अगले दिन जब मेरी पत्नी मायके का बहाना बनाकर घर से निकल गई तो मैं भी उसका पीछा करते हुए घर से निकल गया था और फिर वह इस पार्क में पहुंच गई थी। वह पार्क के अंदर झाड़ियां के पीछे चली गई और मैं झाड़ियां के करीब भी खड़े होकर उसकी और उसे लड़के की बातें सुन रहा था जो पहले ही झाड़ी के पीछे खड़ा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। वह लड़के से कहने लगी कि प्लीज तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। तभी उसे लड़की के बोलने की आवाज आई। वह कहने लगा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि खामोशी से मेरे पास आ जाओ, तुम्हारे पास अभी भी समय है, अपने पति को छोड़ दो वरना तुम ये बात तो अच्छी तरह से जान गई हो कि मैं तुम्हारे पति के दिल में तुम्हारे खिलाफ अच्छा खासा शक बिता चुका हूँ। इससे पहले वह तुम्हें धक्के मारकर उसे घर से निकाल दे, तुम मेरे पास आ जाओ। मेरी पत्नी रोते हुए कहने लगी कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी वजह से मुझे कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। वह मुझसे बात तक नहीं करता, आखिर मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज मुझे मेरे पति के साथ खुश रहने दो। मुझे इसी तरह से बातें सुनते हुए काफी देर हो गई थी जब अचानक मैं झाड़ियां हटाकर उन दोनों की तरफ गया तो वह दोनों मुझे देखकर दंग रह गए थे, जबकि महारानी इस बात पर था कि मेरी पत्नी के साथ खड़ा होने वाला लड़का और कोई नहीं, वही भिखारी था। वह अभी भी भागने की कोशिश कर रहा था। मैंने फौरन उसे दबोच लिया और उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। मेरी पत्नी यह सब देखकर बहुत डर गई थी, लेकिन मेरा हाथ जैसे ही उसकी दाढ़ी पर लगा तो उसकी दाढ़ी मेरे हाथ में आ गई थी। मैंने जैसे ही उसके चेहरे को गौर से देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि टीन का भाई था। इसका मतलब ये था कि यह भेष बदलकर हर बार मेरे सामने आता था। मैंने अपने इंस्पेक्टर दोस्त को कॉल कर दी थी जो मौके पर वहां पर आकर टीना के भाई को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गया था। मैंने कीर्ति को घर भेज दिया था जबकि मैं भी पुलिस स्टेशन चला गया था। वहां जाने के बाद जब पुलिस की मार टीना के भाई पर पड़ी तो उसने सब कुछ जुगल दिया था। वह कहने लगा कि मैं कीर्ति को तुम्हारी और उसकी एंगेजमेंट में देखा था। उसकी खूबसूरती देखकर मैं पागल सा हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कीर्ति को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता हूँ, मगर वह इतनी शरीफ थी कि मुझे कभी उसका मोबाइल नंबर भी नहीं मिल सका। और टीना तुमसे प्यार करती थी, इसलिए हम दोनों भाई बहन ने मिलकर यह प्लान बनाया कि मैं भिखारी बनकर तुम्हारी नज़रों में कीर्ति को कैरेक्टरलेस साबित कर दूंगा और इस तरह टीन धीरे धीरे तुम्हारे करीब आने लगेगी और तुम्हारे दिल में कीर्ति के लिए नफरत बढ़ने लगेगी। इस तरह तुम कीर्ति को छोड़ दोगे और टीना को एक्सेप्ट कर लोगे, जबकि मैं कीर्ति को अपना लूंगा और इस तरह हम दोनों का घर बस जाएगा। मैं कीर्ति को कॉल करके परेशान करना शुरू कर दिया था। शादी वाले दिन मैंने उसे शादी हॉल से गायब करवा लिया था और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करने लगा ताकि मैं उसे ब्लैकमेल करने में और ज़्यादा कामयाब रहूं और तुम उसे आसानी से छोड़ दो। मैं साथ ही साथ उसकी वीडियो भी बना रहा था, मगर वहां
पर करती मेरे सर पर पत्थर मारकर भाग गई। मैं घायल हो गया था। मैंने तुम दोनों की शादी रोकने की बहुत कोशिश की मगर शादी नहीं रख सकी थी, इसलिए मैंने तुम्हारे दिमाग में कीर्ति के खिलाफ शक डालने की कोशिश की। कीर्ति भले ही मुझे घायल करके वहां से भाग गई थी, लेकिन मेरे पास उसके साथ की वीडियो थी। मैं उसे वह वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए वह आधी रात को भी मेरी कॉल उठा लिया करती थी और तुम्हारे दिल में सब आने लगा था। उसकी पूरी बात सुनने के बाद मेरे दोस्त ने उसकी खूब धुलाई की थी। मैंने कहा था कि जेल में रखकर बहुत मारना। फिर मैं घर आ गया और मैं अपने घर वालों को तीन और उसके भाई की सच्चाई बताई। मेरे घर वालों को बहुत गुस्सा आया था। मेरी बहन कहने लगी कि मुझे तो ये दोनों भाई बहन शुरू से ही पसंद नहीं थे, आप लोगों ने ही उसे हमारे घर में आने की छूट दी हुई थी। मैं कमरे में चला गया और मैं वहां जाकर कीर्ति को तसल्ली दी और उसे पूरी बात पूछी। कीर्ति कहने लगी उसने मुझे शादी की शाम को शादी हॉल से उठा लिया था और मुझे किसी छोटे से घर में रखा गया था। वहां जाने के बाद मेरे साथ वह जबरदस्ती कर रहा था, तभी मुझे वहां पर रखा हुआ एक छोटा सा पत्थर मिल गया और मैंने उसके सर पर दे मारा। मैं भागकर शादी हॉल लाई तो मेरी मम्मी मुझे देखकर घबरा गई थी। मैंने इस बारे में उनको सब कुछ बता दिया था तो उन्होंने मुझे खामोश रहने के लिए कहा था और कहा था कि बस एक बार शादी हो जाए, तुम ये बात किसी को मत बताना। भले से ही उसने तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं किया, मगर लोगों को ये बात पता चल गई तो लोग यही समझेंगे कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो चुका है और इस तरह तुम्हारी शादी में रुकावट आ जाएगी। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था कि इस बारे में तुम किसी को भी कुछ मत बताना, मगर मैं नहीं जानती थी कि टीना का भाई मुझे शादी के बाद भी परेशान करेगा। शादी की रात जब मैं कमरे में बैठी हुई थी तब तीन कमरे में आई थी और मुझे वह वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करके चली गई थी। उसका कहना था कि अगर तुमने अपने पति के करीब जाने की कोशिश की तो यह वीडियो तुम्हारे पति को दिखा दूंगी। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि तुम्हारे साथ कोई इंसान गलत कर रहा है। इसमें मेरे भाई का चेहरा नहीं आया है, मगर तुम साफ नजर आ रही हो। तुम्हारा पति मेरे भाई पर यकीन न करके तुम पर बेवफाई का आरोप लगा देगा और तुम्हें घर से निकाल देगा, इसलिए जितना हो सके अपने पति से दूर रहना। आपको लगता था कि टीना के साथ मेरी दोस्ती बढ़ गई है, मगर वह मुझे यहाँ पर डराने के लिए और ब्लैकमेल करने के लिए आई थी। मैं डर के मारे आपको कुछ नहीं बताया था और उसका भाई भी मुझे फ़ोन करके कभी छत पर बात करने के लिए बुलाता था तो कभी बार बार फ़ोन करके मुझे परेशान किया करता था। मैं चाहती थी कि यह बात आपको पता ना चले, मगर आपके दिल में धीरे धीरे मेरे लिए शक पैदा हो रहा था। ये कहकर मेरी पत्नी फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने अपनी पत्नी को समझाया कि उसे जेल भेज दिया गया है, उसे सजा मिल गई है, मगर तुम परेशान ना हो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं किसी की बातों में नहीं आने वाला। इस तरह में धीरे धीरे सब कुछ भूल गया था। तीन को भी उसके किए की सजा मिल गई थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने उन दोनों बहन भाई की शिकायत उनके घर जाकर कर दी थी। टीना के भाई को तो मैं अपने दोस्त से कहकर खूब पिटवाया था। मैं करती के साथ एक अच्छी और सुकून भरी जिंदगी गुजर रहा हूँ और हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते हैं। लोग हमारे रिश्तों को तब खराब करते हैं जब हम उन्हें बढ़ावा देते हैं। जैसे मेरी पत्नी उन लोगों की बातें खामोशी से बर्दाश्त करती रही, डरती रही और वह लोग मेरे दिमाग में मेरी पत्नी के खिलाफ उल्टी सीधी बातें डालते रहे। पति पत्नी को हमेशा एक दूसरे पर भरोसा रखना चाहिए और जितना हो सके दूसरों की बातों पर ध्यान न देकर एक दूसरे के साथ अपना लड़ाई झगड़ा बैठकर और तसल्ली से सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल की दुनिया में लोग पति पत्नी का रिश्ता तुड़वाने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं सारी पत्नियों और सारे पतियों से यही बात कहना चाहता हूँ, अगर आपके बीच कोई झगड़ा चल रहा है तो उसे खुद बैठकर सुलझाए, या किसी को भी एक दूसरे पर शक है तो उसके पास बैठकर बात को तसल्ली के साथ क्लियर कर ले। दूसरों की बातों पर भरोसा करके अपनी जिंदगी और खूबसूरत रिश्ते को खराब न करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।